नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक हिंदी साहित्य से संबंधी प्रश्नों की रिवीजन। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए एक क्लास मददगार साबित होगी, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो। और एनटीए नेट के लिए तो ये क्लास स्पेशल है ही। तो अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि आप लोगों के पास जो है परीक्षा देने में जो समय बहुत ही कम बचा है। तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन करते हुए जो है आप परीक्षा में जो बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी कहती हूँ कि आप अच्छे से परीक्षा में बैठ करके अच्छे से ध्यान से समझते हुए एक एक प्रश्न को आराम से पढ़ते हुए आपको करना है, क्योंकि आप लोगों ने निरंतर अभ्यास किया है और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी पर विश्वास रखते हुए, अपने आप पर विश्वास रखते हुए, प्रश्नों को बार बार देखते हुए समझते हुए आप लोगों को करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, नहीं पूछा हुआ है या है पूछा हुआ है, असत्य पूछा हुआ है, सत्य पूछा हुआ है, गलत पूछा हुआ है, सही पूछा हुआ है, किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, समझ बेस का है या फिर जो है किन्हीं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है। तो हर एक प्रश्नों को आपको एनालिसिस करते हुए जो है उसका उत्तर देना है। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, साहित्य और इतिहास संबंधी कौन सी अवधारणा गलत है। इसमें ये कथन दिए हुए हैं विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य संबंधी कि साहित्य क्या है। तो इस संबंधी इन कथनों को एक बार हम देख लेते हैं, कौन सा कथन यानी कौन सी जो पंक्ति है इन विद्वानों के अनुसार नहीं है। तो ये हमें देखना है, गलत पूछी हुई है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्वारा कहा गया है, बिल्कुल सही है। किसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी पुरुषार्थों को शामिल किया जाता है तथा उसमें पूर्व में घटित घटनाओं का समावेश हो, इतिहास कहलाता है। वेद व्यास जी द्वारा कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई रुचि व संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका संबंध आर्थिक व वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। ये कथन कहा है बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन ने। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये बच्चन सिंह का कथन नहीं है, डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नागेंद्र जी का ये कथन है। इसको भी आपको एक बार से दोबारा से रिवाइज कर लेना है। फिर है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, किसने कहा है। साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास माना है, बालकृष्ण भट्ट ने। इस प्रकार से 4 कथनों को आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना आप सभी को पता है 7 जून 1955 में की गई थी। और जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, बीजे खरे इसके जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। यानी कि जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का, किन्होंने लिखा, सबसे पहले ये देख लेते हैं, राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा है। और उसमें किस काल खंड तक की जो अवधि का वर्णन किया है या बताया है, तो वो बताया है उन्होंने 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक के कालखंड का जो है इसमें समय बताया का वर्णन बताया है। जैसे आदिकाल से लेकर के उन्होंने केवल रीतिकाल तक का ही उन्होंने वर्णन किया है अपने साहित्य इतिहास में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में से संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है। तो रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से संभव होती है, यह किस विद्वान का मानना है। भट्टलोलट, नायक, शंकुक या अभिनव गुप्त, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा भट्टलोलट ने माना है कि रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव होती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है भाई, ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, PYQ है। ये आपको इनको एक
बार जो है बिल्कुल समझ के साथ पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको काफ़ी सारे तथ्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि कोई नई कल व मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। ये जो कथन है किस निबंध से उद्धृत है, यानी ये जो कथन कहा है किसी देश के सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं और उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल या मसाला बनावे कि जिससे इस खेत में आगे दून अनाज उत्पन्न हो। तो ये किस निबंध में कहा गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतवर्षोन्नति कैसे हो। तो ये निबंध किसका है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है किस निबंधकार का ये निबंध है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर दास जी का हिंदी कोविद रत्नमाला है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, ये आपको बताना। ये कम से कम 40 साहित्यकारों का इसमें वर्णन किया है, तो ये मैं आपको पहले बिल्कुल डिटेल से समझा चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन सिंह जी द्वारा लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है इनका नहीं है, शिव कुमार शर्मा का नहीं है। किसका है ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो चुकी होगी NTA नेट की परीक्षा की। तो देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के ग्रंथों का संबंध हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाले ग्रंथों में से नहीं है? तो हिंदी साहित्य का जो कौन सा इतिहास ग्रंथ ऐसा है इसमें जो कि हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री को आधारभूत जो सामग्री प्रदान कर नहीं करता? हिंदी साहित्य की आधारभूत सामग्री कौन सा ग्रंथ इनमें जो है प्रदान नहीं करता? तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न देखने को मिला है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज व हिंदी नवरत्न। इनमें से जो है हिंदी साहित्य इतिहास की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वालों ग्रंथों में से ये नहीं माना जाता, ये ग्रंथ नहीं माने जाते। उसके अलावा और ये सभी ग्रंथ जो हैं हिंदी साहित्य की आधारभूत सामग्री प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? हरिऔध जी द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड ठेठ हिंदी का ठाठ जो है एक हरिऔध जी द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ जो है एक उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियाँ रह गई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है? ये पंक्तियाँ जो है निम्नलिखित में से नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कि हजारी प्रसाद जी की का निबंध है उससे ली गई है। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से विधेयवादी पद्धति को तैन महोदय ने कितने भागों में बांटा है? विधेयवादी पद्धति को तैन महोदय ने जो है 3 भागों में बांटा है, क्षण विशेष, वातावरण और जाति। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की? तो चिंतामणि जो है सतसई की रचना नहीं की इन्होंने, और अमीरदास, मतीराम और रामसाई, इन तीनों ने सतसई की रचना की है। बढ़ते हैं आगे, भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता लिखा? कौन सा? मीनागढ़ बम्बई समुंदर मद्राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे को कहे, पद्माकर काशी के काश्मीर हूँ को पिंजर सो घिरे के कालिंदर छुड़ावे को। इस प्रकार जो ये पंक्ति दी हुई है कि कलीजा महाराज कबो साजी दल पकड़ी फिरंगी दबावे को, दिल्ली
पटना हूँ को चपट करी, कब हुक लता कलकत्ता को उड़ावे गो। इस प्रकार जो ये ब्रज भाषा में पंक्ति दी हुई है, पद्माकर जी ने जो है किस राजा के दरबार में ये पंक्ति लिखी है। तो ये पंक्ति भी पूछी जाती है किस लेखक की है, रीतिकाल के कवि पद्माकर जी द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके दरबार में लिखी गई है ये पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दौलत राम सिंधिया जी के दरबार में। उसके बाद देख लेते हैं वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की किसकी स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखा गया। वट वृक्ष की छाया में जो है किस लेखक की जो स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया ये बताना है। तो ये लिखा गया अमृतलाल नागर की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए, यानी अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित जो ये वट वृक्ष की जो जीवनी है, रचना है, ये लिखी है कुमुद नागर ने। कुमुद नागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, देख लेते हैं इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। इनमें से जो है मगही भी आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये पूछा हुआ है भाई। भोजपुरी भी आती है और मैथिली भी आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित जो उपन्यास है उसका नाम है चंद हसीनों की खतूत, उगर जी का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, तपेदिक के मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है। तो तपेदिक के मरीज मन्नो की जो कथा है वो है बादलों के घेरे कहानी में। उसके बाद देख लेते हैं और इसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न, और आपको ये भी बताना है बादलों के घेरे जो कहानी है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन और स्वाभाविक अनुभूतियों और दिशाओं में से कौन सा संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, यह विचार किसका है कि सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियों और दिशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य की अंतर्गत नहीं आती। किन्होंने जो है सिद्ध और योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा, ये आपको बताना है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे, और शुक्ल जी के जितने भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत इम्पोर्टेंट कथन है मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप एक बार से रिवीजन करके जा सकते हो। बढ़ते हैं हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन माने जाते हैं। हिंदी में जो ऋतु संहार रचना है उसके रचयिता माने गए हैं श्रीधर पाठक जी। उसके बाद संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह विचार किस विद्वान का है। संस्कृत का कोई भी जो शब्द है वो तोड़ मरोड़ कर जो तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह विचार है आचार्य रामविलास शर्मा जी का। आचार्य रामविलास शर्मा जी का ये कथन है कि संस्कृत का कोई भी शब्द जो है मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, भाषा के रूप में जो अवधि का प्रथम प्रयोग किस में रचना में मिलता है। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग हमें मिलता है खालिक बारी में। उसके बाद देख लेते हैं आगे, जो कि अमीर खुसरो जी की रचना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो ये हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्पर्श संघर्षी जो ध्वनि होगी इसमें वो हो जाएगी झ। तो च, छ, ज और झ, च, छ, ज और झ, ये जो है चार हमारी स्पर्श संघर्षी ध्वनि व्यंजन ध्वनि कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो आप सभी को पता है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आधार प्रदान करने वाले के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। किसका कथन है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो कथनों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के आधार पर हमने पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
श्याम सुंदर दास, ये कथन जो है श्याम सुंदर दास जी का कहा गया है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी के सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक से ये प्रकाशित हुई 1904 में। और किसने की, किसके द्वारा लिखी गई है? ये राजेंद्र बाला घोष। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को करते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों की हमारी रिवीजन हो सके। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सन 1988 में हिंदी बंगवासी के संपादक ने अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया, तो इसका परख विरोध निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका विरोध करने वाले विद्वान हुए अंबिका दत्त व्यास। हिंदी बंगवासी के संपादक ने तो जो है कारक चिन्हों को मिलाकर लिखने का उचित ठहराया, लेकिन इसका विरोध किन्होंने किया? अंबिका दत्त व्यास जी ने, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रथम जो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय निम्नलिखित में से इन लेखकों में से जाता है जॉन गिलक्राइस्ट जी को। इसके बाद आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आदिकाल के अंतर्गत इनके कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है, ये हमें बताना है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण दिया गया है। युद्धों का सजीव चित्रण व साहित्य की अत्यंतम विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण किया गया है, वो हमें रासो साहित्य में देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर हो जाएगा हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा कि इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। आदिकाल के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर भी हमें जो है आदिकाल में भी जो है रीतिकाल की तरह संकुचित राष्ट्रीयता का भाव हमें देखने को मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता यानी कि बिल्कुल अलग अलग जो राज्य थे वे अपने ही जो राज्य को बचाने में लगे हुए थे, एक दूसरे का पूरे राष्ट्र को एक नहीं समझा जाता था। राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे और अपने जो जितना वे अपना ज़मीन को हड़प लेते थे वही उनका राष्ट्र हो जाता था। तो इस प्रकार से संकुचित राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिलती है आदिकाल के अंतर्गत भी, और आगे चल के जो है रीतिकाल में भी। आगे जा कर के जो है जैसे भारतेंदु युग में आकर के हमें फिर राष्ट्रीय की जो भावना जो अग्रतों लोगों में विकसित हुई भारतेंदु जी की रचनाओं के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति के काल विभाजन का आधार बनाया है? तो किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? ये तो आपको पता ही है, शुक्ल के कथन से ही आपको पता चल जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जो समाज में जैसे जैसे वहाँ की परिस्थितियों में बदलती रहती है, उसी प्रकार से जनता के हृदय में भी परिवर्तन होता है। इसी तरह कुछ एक इम्पोर्टेंट कथन है शुक्ल जी का, वो आपको बार बार हम पढ़ चुके हैं, तो उसी आधार पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या 29 हम देखते हैं। संध्या भाषा से तात्पर्य। संध्या भाषा से तात्पर्य क्या है? तो संध्या भाषा से तात्पर्य हो जाएगा ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाले किंतु साधना से विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 30, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने दिया? तो हिंदी साहित्य के रीतिकाल का जो नाम है श्रृंगार काल, वो नाम दिया है किस इतिहासकार ने, ये आपको बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक शुकी संवाद के रूप में हुआ? तो आप सभी को पता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की कथा का वर्णन है शुक शुकी संवाद के रूप में किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो दत्ता शब्द का मूलतः व्यवहार है वो किस अर्थ में होता है? वो होता है छेदन के अर्थ में। उसके बाद देख लेते हैं 33 प्रश्न नंबर, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? तो शब्द का प्रचलन जो है किस पंथ में हुआ था ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका नाथ पंथ में। उसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दो समांतर कथाओं व कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर श्रेष्ठ का कौन सा नाटक है? तो सही आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति राजेंद्र जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ये जो पंक्ति दी हुई है ये जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। उसके बाद देख लेते हैं ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक निम्नलिखित में से रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी रहे हैं ये ठेस कहानी के लेखक। और ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। बार बार वही शब्द आ रहा था। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनिय में स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्य की को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। और उसके बाद देखते हैं अर्थ सौरभ्य की कविता का प्राण है। तो ये इनमें से जो है कथन पूछा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा कथन है? तो ये कथन है, आंसर हो जाएगा हमारा अर्थ सौरभ्य ही कविता का प्राण है। ये कहा है कवि कर्तव्य निबंध से लिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है? कौन सी कृति इनमें से आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कल्चर एंड अनार्की। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई, द फिलोसफी ऑफ रिटरेरिक भी रिचर्ड्स की है और इंटरप्रेशन इन टीचिंग भी रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई है। लेकिन कल्चर एंड अनार्की जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये इसके लेखक है मैथ्यू आर्नल्ड। ये आपको ध्यान रखना है। और कब? 1869 ईस्वी में ये कल्चर एंड अनार्की पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39 प्रश्न संख्या देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक निम्नलिखित में से आई.ए. रिचर्ड्स जी है। उसके बाद देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऊपर ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से मध्वाचार्य जी माने जाते हैं। कहा कहो बैकुंठी जाए जहाँ नहीं नंद न जसोदा न ही जहाँ गोपी व गवाल ने गाए। जो ये पंक्तियाँ हैं उपयुक्त में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये परमानंद दास जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप के रचनाकार निम्नलिखित में से शेख नबी जी है। उसके बाद गगन हो तो नाही मही होते चंद नाही सूर, ऐसे अंधकार में है रचा मोहम्मद नूर। जो ये पंक्तियाँ है ये किस रचना से ली गई है? ये सूफी कवि की पंक्ति है। और ये किस रचना से ली गई है? ये ली गई है आखिरी कलाम से मोहम्मद जैसी जी की। उसके बाद देख लेते हैं जैसी जी द्वारा प्रसिद्ध की रचना पंक्ति रही है। उसके बाद रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कई बार हम इस पंक्ति को पढ़ चुके हैं। ये
पंक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि जी को माना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशय ग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली है? तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्यदंत। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अनौपचारिक शैली पर आधारित माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का कामना। उसके बाद देख लेते हैं बानी को सार बखानो सिंगार सिंगार को सार किशोर किशोरी। जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये पंक्तियाँ हैं देव कवि द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है इस काल यानी कि रीति का बताया हुआ है कि रीति का उतना चित्र जो है निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या रहा है? तो मतीराम के जो ग्रंथ है मतीराम का ग्रंथ है ललित ललाम, इसका वर्ण विषय जो है अलंकार संबंधी ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त जो पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियाँ जो है निराला जी की है कि दुखी जीवन की कथा कही क्या रही क्या जो आज क्या कहूँ जो आज नहीं कही। जो ये पंक्तियाँ निराला जी की से द्वारा लिखी गई है, स्रोत स्मृति रचना से ली गई है। तो इस प्रकार से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। इसके बाद कुछ और अन्य प्रश्नों को हम देख लेते हैं भाई हिंदी साहित्य से संबंधित, क्योंकि संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जितने अधिक प्रश्नों को आप रिवीजन करके जाओगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देख लेते हैं एक प्रश्न और देखते हैं भाई। ये पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न ही है। एनटीए-नेट के अंतर्गत हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों के केवल उत्तर ही देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, जो कि द इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान गारसा दातासी द्वारा लिखा गया। उसके बाद दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो आपको पता ही है दृष्टकूट पदों की रचना करने वाले कवि हुए हैं सूरदास जी। ये आंसर ये हमारा यहाँ पर गलत है भाई, तो सूरदास जी आंसर हो जाएगा हमारा। फिर कामरेड का कोड किसकी रचना है? कामरेड का कोड जो रचना है वो संजय की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो दामोदर शर्मा जी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक। पंडित असल सतबखानई देही बुद्ध बसंत जानी के रचनाकार कौन है? तो सरहप्पा जी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये पंक्ति है, ये कथन है शुक्ल ने कहा है मतीराम जी विद्यापति जी के संबंध में। तो विद्यापति के संबंध में जो है इन्होंने गीत गोविंद की जो पद लिए थे विद्यापति जी ने अपनी पदावली में, तो उसी के संबंध में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी द्वारा रचित है। राजमती निम्नलिखित में से काव्य कीर्ति की नायिका कौन है? तो राजमती निम्नलिखित में से जो है विसल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। नरपति नाल्ला जी द्वारा लिखा गया विशाल देव रासो। शाश्वती डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इस डायरी के लेखक अज्ञे जी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से काव्य कीर्ति किसकी रचयिता मीराबाई ने नहीं की? तो मीराबाई जी की इनमें से रचना कौन सी नहीं है? प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की नहीं है। गीत गोविंद टीका राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद देख लेते हैं रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतु वर्णन और त्योहारों के जीवन को खूबसूरती से मिलाया है? तो सही आंसर हो जाएगा
पद्माकर जी ने जो है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो देव कवि द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो कवि कुल, कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टायम देव कवि द्वारा रचित रचनाएं है। लेकिन कवि कल्पतरुम जो रचना है वो चिंतामणि जी की है। उसके बाद भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज जो एक आलोचनात्मक कृति है उसका उस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? रामविलास शर्मा जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? शायद अभी हमने पढ़ा था, दामोदर शर्मा जी है उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक। उसके बाद अभिधा शब्द शक्ति किस प्रकार के शब्दों का अर्थ अभिधा शब्द शक्ति होती है जो वो कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध कराती है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद कच, समेटी, करी, भुज, उलिट, खय, खीस, पट, डारी, काको, बंधो न, यह जूरो, बंधानी, हरी। जो ये पंक्ति है ये इसमें कौन सी जो है शब्द शक्ति हमें देखने को मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रज्ञानावती लक्षणा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और बिहारी जी की ये पंक्ति है, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठित किस आधार पर हुई? रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा जो है किस आधार पर की गई, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा गुण के आधार पर। उसके बाद देख लेते हैं भरत मुनि के कितने स्थायी भावों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो भरत मुनि के जो है निम्नलिखित में से जो है 8 स्थायी भावों का उल्लेख हमने देखने को मिला है, क्योंकि भरत मुनि ने 8 ही रसों को माना है, उसने 9वां रस नहीं माना। जो कि कौन सा रस नहीं माना उन्होंने? भरत मुनि ने शांत रस को उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है, जिसमें रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुजुप्सा और विषम आदि सभी जो ये 8 रस के जितने भी स्थायी भाव है सभी को माना है। लेकिन जो है 9वां रस उन्होंने शांत रस को नहीं माना, ना ही उसके स्थायी भाव निर्वेद को माना। बढ़ते हैं आगे, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या वैसे तो 9 मानी जाती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार पूछ लिया जाए तो 8 है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और ये आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा स्थायी भावों की संख्या। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, उसके बाद जो है हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुजुप्सा, घृणा, विषम और निर्वेद, ये सब स्थायी भाव है सभी रसों के। तो देख लेते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता बताया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद देख लेते हैं, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है? कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहने वाले विद्वान हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता द्वारा संभव को भी असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है कविता द्वारा। यानी कविता एक ऐसा साधन है जो कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ये पंक्ति कही है, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद रस की कविता का सबसे बड़ा गुण कौन सा माना जाता है? रस ही कविता का थोड़ी जल्दी बोल रही है तो इसलिए शब्दों में इधर उधर हो रही है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। तो ये कथन किसने कहा? ये ऐसे पूछा हुआ है, रस को कविता का सबसे बड़ा गुण किसने माना? ऐसे भी हम बोल सकते हैं, प्रश्न बन सकता है। तो रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है, ये किस विद्वान का कथन है? ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद मृत जातियों को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से, जो ये पंक्ति है ये किस रचनाकार द्वारा लिखी गई? ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 भागों में प्रकाशित किया। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो इस युग असंगत है? तो इसमें हमें बताना है, जो ये रचनाएं दे रखी है इसमें कौन सा युगम असंगत है ये बताना है। त्रिशकीर्त मोहनदास नैमिषराय जी के द्वारा लिखी गई,
तो ये हमारा असंगत हो जाएगा, क्योंकि तिरस्कृत जो है ये मोहनदास मिश्राई जी की रचना नहीं है, ये सूरजभान चौहान जी की आत्मकथा है मोहनदास। उसके बाद और ये अन्य 3 दी गई रचनाएं, इनको भी आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। अनन्या से अनन्या, प्रभा खैतान, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमणिका गुप्ता जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में आपको पता ही है 7 कांड है। अयोध्या सबसे पहले आएगा बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड में जो है ज्ञान और भक्ति का विशेष विवेचन किया गया है। उसके बाद आज का जो है अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम को बताइए। तो रामचरितमानस के कांडों का जो सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले आएगा बालकांड, फिर आएगा अयोध्या कांड, फिर आएगा अरण्यकांड, फिर आएगा किष्किंधा कांड। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड। इस प्रकार से और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं भाई। इनमें से कौन सी कीर्ति जीवनी नहीं है, तो जीवनी इनमें से आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अनन्या से अनन्या, सीकर से सागर तक। अनन्या से अनन्या जो है एक आत्मकथा है, सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रभा खैतान जी की है। आवारा मसीहा, कलम के सिपाही, सागर से सीकर तक, ये सभी जीवनियाँ हैं। देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन माने जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो आप सभी को पता है शरत चंद्र जी की है और विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किस में से किस साहित्यकार की जीवनी है, तो ये है जो है शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई जीवनी है भाई ये। एक सेकेंड भाई, किस साहित्यकार की साहित्यकार की जीवनी पूछी हुई है, यानी किसके जीवन पर आधारित है, तो शरत चंद्र चटर्जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, और 1974 में इसका प्रकाशन किया गया। अकाल पुरुष गांधी किसके जीवन पर आधारित रचना है, तो अकाल पुरुष गांधी जो है किसने इस पर जीवनी पर मतलब किसके जीवन पर आधारित है, महात्मा गांधी के जीवन पर और जैनेंद्र जी द्वारा लिखी गई जीवनी है ये। उसके बाद देख लेते हैं 1968 में प्रकाशन हुआ इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी मानी जाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो जीवनी लिखी उसका नाम है श्री गांधी। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आत्मकथा और उनके लेखकों की कौन सी युगम सही नहीं है, तो ये है सही आंसर हो जाएगा हमारा टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, ये जो है टुकड़े टुकड़े दास्तान जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। एक सेकेंड भाई, सॉरी भाई, इसके लिए इस प्रश्न के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो प्रश्नों को इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा में भी यहाँ हमसे गलती हो गई, तो इसमें पूछा क्या हुआ है, कौन सा युगम सही है, ये पूछा हुआ है। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, और जो ये अन्य आत्मकथा है ये सहचर है समय, जो ये एक आत्मकथा ये राम दशर मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कस्तूरी कुंडल बसे जो ये आत्मकथा है ये मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ना कि प्रभा खैतान की, मैत्री पुष्पा जी की है। फिर घर की बात तो आपको पता ही है, घर की बात जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है गुरुदत्त ने, गुरुदत्त हुए हैं एक, उन्होंने लिखी है घर की बात। और प्रेमचंद घर में जीवनी लिखी है शिवरानी देवी ने। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में बांटी गई या प्रकाशित हुई, यह है 4 भागों में। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, उसके बाद नीड का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है किसकी है, किस लेखक की है, यानी कि मैत्री पुष्पा द्वारा लिखी गई कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में
की आत्मकथा है। उसके बाद देख लेते हैं मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा निम्नलिखित में से राहुल सांसकर्तायन जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। उसके बाद मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये राजेंद्र द्वारा लिखी गई जो रचना है किस विधा की है ये पूछा हुआ है भाई। अभी हमने ये बोल ही दिया ये आत्मकथा है, तो आत्मकथा विधा की ये रचना है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया है। तो आप लोग अच्छे से परीक्षा दे करके आना और अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना। और जो है अब आप लोगों के पास कुछ ही समय है और अधिक कंटेंट की तरफ अभी आप लोग को नहीं भागना है। केवल प्रश्नों जो पिछले सालों में आए हुए प्रश्न है एक बार उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ताकि आपको उनमें से कोई भी प्रश्न आपको देखने का मिले तो आसानी से आप लोग उसका सही आंसर कर सको। तो पिछले सालों के प्रश्नों को रिवाइज करते हुए और जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है NTA NET के पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हीं सभी तथ्यों को रिवाइज करते हुए आपको परीक्षा में दे करके आना है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परीक्षा को दे कर आना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह हम अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अधिक से अधिक हिंदी साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम जो है एक प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे हर रोज़। तो देख लेते हैं, तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।